हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स। आज का जो पेपर था वो एकदम हरा हरा बांस था, खूब बड़ा, वो भी बिना छिला हुआ, जिसे कि आपको कूटा गया है एकदम। जिस लेवल का रीनीट का पेपर आया फिजिक्स का स्पेशली, वो एकदम से मतलब अनएक्सपेक्टेड बच्चों के लिए। मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर आया है बच्चों के लिए। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं उसका, एक एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल सॉल्यूशन और काफी सटीक, काफी प्रिसाइज सॉल्यूशन हम लोड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जो बोर्ड है अपने पास उसी बोर्ड पे काम करेंगे, क्वेश्चन एक एक लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। बिना समय खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। एनटीए ने जो आपके साथ किया वो किया, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि आपको बढ़िया, एकदम खूब बढ़िया सॉल्यूशन दे, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो कि इसका ए था कि बी था, इसका 2 था कि 1 था, ये डाउट ना रहे। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बच्चों बताओ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बोल रहा है क्या, थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एक डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर एक डिस्क रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्क हॉरिजॉन्टल इस बोर्ड पे रखा हुआ है, तो इसका रोटेशनल एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे अंदर की तरफ होगा, और वो डिस्क जो है वो इस तरीके से, मतलब ऐसा एक्सिस होगा, डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ये एक्सिस है, डिस्क ऐसे। 2 ऑब्जर्वर बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि 2 ऑब्जर्वर है, एक है ए और दूसरा है बी। आपको बोला जा रहा है इस दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बाबू LA बाई LB फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा। सबसे पहली बात, ये डिस्क चूंकि रोटेट कर रहा है ना, इट्स फिक्स है सेंटर अबाउट O, इसका एक सेंटर पॉइंट O दे दिया। इट्स एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है A और B के अकॉर्डिंग, द वैल्यू ऑफ A बाई B, LA बाई LB आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो एक बात समझ लो, इस डिस्क का जो ओमेगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, जो कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो ओमेगा जो है वो यूनिफॉर्म था। ओमेगा कैसा, यूनिफॉर्म। जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं L बराबर आई ओमेगा प्लस MVR। L बराबर आई ओमेगा प्लस MVR। ये जो डिस्क है ये सब सेंटर ऑफ मास के लिए, आई ओमेगा भी सेंटर ऑफ मास के लिए और MVR भी सेंटर ऑफ मास के लिए। मतलब L बराबर आप लिख सकते हैं ICM इंटू ओमेगा प्लस M इंटू VCM इंटू R। और ये जो डिस्क है वो लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये डिस्क आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। और चूंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया। और बाबू A और B, आप A से देखिए, B से देखिए, D से देखिए, कहीं से भी देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा। और ओमेगा भी यूनिफॉर्म है, मतलब LA और LB के अकॉर्डिंग जो आई ओमेगा है वो जस का तस बना रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा दो और इसका रेशियो जो आएगा वो निकल के आ जाएगा 1, मतलब क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोल रहा है कि 2 प्लैनेट है, एक प्लैनेट है P1 और दूसरा प्लैनेट दिया है बाबू P2। इक्वल मासेस, इक्वल मासेस का मतलब हो गया कि इसका M1 और M2 ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, रेडियस का रेशियो भी आपको दे दिया है। आपको एस्केप स्पीड का रेशियो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो जो फॉर्मूला होता है V बराबर √2gm बाई R। G कांस्टेंट, M कांस्टेंट, क्योंकि मास सेम है, G तो कांस्टेंट होता है। तो V जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ R, मतलब V1 बाई V2 इक्वल टू √R2 बाई R1, R2 बाई R1 मतलब √R2 बाई, R2 के जगह पे लिख सकते हैं आप R1 बाई 2, सॉरी R2 के जगह पे लिख सकते हैं R1 बाई 2, और एक पहले से R1 है, R1 से R1 कैंसिल, 1 बाई √2। लेकिन आपसे V1 बाई V2 नहीं पूछा, आपसे V2 बाई V1 पूछा है। तो V2 बाई V1 का जो ऑप्शन हो जाएगा V2 बाई V1, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर अ पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका पोजीशन का इक्वेशन दे दिया बाबू। S बराबर अल्फा के जगह पुट कर देंगे 1, यानी कि T स्क्वायर माइनस 6T, बीटा के जगह वैल्यू 6 पुट करना है बाबू, प्लस 5।
आपको t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 तक बोला जा रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करिए। तो s और t डिस्टेंस और टाइम, पोजीशन और टाइम का इक्वेशन दिया है, तो स्पीड के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 2t - 6, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर t इक्वल टू एक बार 0 पुट कर दिया, v एट t इक्वल टू 0, तो ये निकल के आ जाता है 2 × 0 - 6 इक्वल टू -6। फिर एट t इक्वल टू 6, तो 2 × 6 - 6 इक्वल टू 6, ऐसा पुट कर देते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना है, तो v0 + v6/2, मतलब उनको निकल के आ जाता है 0 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत है। ऑप्शन में दे भी रखा है, ये गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है वो समझते हैं हम लोग। यहाँ आपको बोला जा रहा है क्या कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करिए। इक्वेशन आ रहा है स्पीड का 2t - 6। पहले चेक कर लो कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कि ये 0 से लेके 6 सेकेंड के बीच में ही कहीं पर स्पीड 0 तो नहीं हो रही, चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं एट t = 0, एट t = 0 आपका जो डिस्टेंस है पहले वो देख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 5 मीटर से अपना मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, इसको मान लेते हैं 0 मीटर है, मतलब पार्टिकल यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया। अब ये किधर जाएगा ये बड़ी बात है। फिर 6 सेकेंड के लिए बोल रहा है, तो एट t इक्वल टू 6, जब यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 - 36, यानी कि s इक्वल टू कितना, फिर से 5 मीटर। मतलब t इक्वल टू 0 पे भी पार्टिकल 5 मीटर पर है और t इक्वल टू 6 पे भी पार्टिकल 5 मीटर पर है। तो कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब इस दोनों 0 से 6 के बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका स्पीड 0 तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग, स्पीड 0 करके देख लेते हैं, कहीं पर 0 तो नहीं हुआ। तो देख ले 2t - 6 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू कितना, 3 सेकेंड। हाँ, यहाँ धरा गया। मतलब 3 सेकेंड पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो 0 हो रही है, वेलोसिटी 0 हो रही है। इसका मतलब पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन रिवर्स करने वाला है। तो t इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं कितना दूर गया है। पहले 3 का स्क्वायर 9 - 18 + 5, 9 - 18 + 5, मतलब ये -4 मीटर। 3 का स्क्वायर आप पुट कर लीजिए, 9 - 18 + 5, ठीक है ना। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल आपका -4 मीटर, क्लियर है, -4 मीटर तक गया है। यानी कि ये पार्टिकल पहले इधर चला होगा और इधर जाकर के यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं कि -4 मीटर है, तो यहाँ तक आया, उसके बाद फिर अपने मोशन को रिपीट किया। तो सोचो कि 5 से कहाँ गया, -4, और फिर वापस आया। तो 5 से लेके 0 तक 5 मीटर चला, फिर 0 के बाद 4 मीटर और चला, मतलब एक बार में 9 मीटर। राउंड ट्रिप है तो 18 मीटर चला। तो एवरेज स्पीड कितना, तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 18/6 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा 4। इट इज अ गुड क्वेश्चन, नाइस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ आपको दे दिया है 10 मीटर बाबू। ये बी पार्टिकल है, कोई बी बॉब है जिसका कि मास m है, और ये ए, इसका भी मास m है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से आया। कॉलिजन कैसा, इलास्टिक। कॉलिजन कैसा, इलास्टिक। इसका भी मास m, इसका भी मास m। जब दो सेम मास के पार्टिकल कोलाइड करते हैं, जब दो सेम मास के पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब ये अपना 10 इसको दे देगा और इसका 0 खुद ले लेगा। मतलब ये मूव कर जाएगा बाबू 10 मीटर पर सेकेंड से जस्ट आफ्टर कॉलिजन, और ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये किस हाइट तक गया ये सवाल है, ये किस हाइट तक गया ये सवाल है। तो h बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग v²/2g। बहुत बार मैंने क्लास में इस पर क्वेश्चन कराया भी है। h बराबर v²/2g, v की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर बाई 2 × 10, ठीक है। तो आंसर निकल के आ जाएगा बाबू
आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 5 मीटर। इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि वर्क डन फाइंड आउट करना है, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से लेके x बराबर L तक कंडीशन दे रखा है। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन फाइंड आउट करना है, जिसमें कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया बाबू म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू एम जी, तो म्यू के इंटू एम जी। तो यहाँ जो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो x का फंक्शन है। कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन x का फंक्शन है, यानी कि वेरिएबल है। जबकि आप आंसर देखिए तो आंसर नंबर में है, डिजिट्स में है, यानी कि कांस्टेंट है। तो फिजिक्स में एक बात ध्यान रखो, पूरे फिजिक्स में ये कंडीशन चलता है बाबू कि अगर कोई फंक्शन क्वेश्चन में वेरिएबल है और आंसर कांस्टेंट चाहिए तो आपके पास दो ही रास्ता है, या तो डिफरेंशिएशन करना होगा या इंटीग्रेशन करना होगा। और उसके लिए एक ही कॉमन रास्ता है, डिफरेंशियल एलिमेंट लेना होगा। बात समझ में आ गई बात? तो यहां से वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन dx, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एम जी, म्यू के का वैल्यू पुट किए, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट किए। इजी क्वेश्चन था ये। एम जी कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे, म्यू नॉट dx माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, म्यू नॉट dx माइनस अल्फा एक्स dx। इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/2 एम जी म्यू नॉट इंटू कैपिटल L। ये हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन आएगा n इंटू म्यू नॉट एम जी इंटू कैपिटल L। तो n इंटू एम जी म्यू नॉट इंटू कैपिटल L कंपेरिजन करेंगे तो n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 1/2। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है बैंकिंग ऑफ रोड का। सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है ये। आपको बैंकिंग एंगल यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। कोई कार जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड पर टर्न ले रहा है इसे 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसका रेडियस जो 50 मीटर दे रखा है। बोल रहा है कि वियर एंड टीयर। जो वियर और टीयर का मतलब ये होता है कि टायर में लॉस हो रहा है क्या ना, घर्षण से टायर को नुकसान होता है, उसका पार्ट्स घिस के उसका जो पॉलिश है वो ख़त्म होने का चांसेस रहता है, उसी को वियर एंड टीयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑन इट्स टायर इज मिनिमम, ठीक है, बढ़िया बात। तो इसके लिए कंडीशन होता है सीधा हम तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, जिसमें आपको v दे रखा है, रेडियस दे रखा है, पुट करिएगा, थीटा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 2 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड इंडेक्स करेक्शन। देखो इंडेक्स करेक्शन ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी में जो आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल वाला जो चैप्टर है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो चैप्टर होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक में, वहाँ से डायरेक्ट उठा के इस क्वेश्चन को छाप दिया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया है। देखो इंडेक्स करेक्शन जो है वो इंडेक्स करेक्शन किस में होता है, तो इंडेक्स करेक्शन होता है फोकल लेंथ के मेजरमेंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हम लोग इंडेक्स करेक्शन वगैरह उतना नहीं सुने होते, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर आपको फैक्ट पता है तब तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, मतलब याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा या मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हम लोग इंडेक्स करेक्शन जनरली नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं एंड करेक्शन, END, एंड करेक्शन। और ये जो एंड करेक्शन है ये हम लोग साउंड वेव में पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ ऑर्गन पाइप ऑफ रेजोनेंस ट्यूब, इस टाइम पे ऑर्गन पाइप रेजोनेंस ट्यूब साउंड वेव, तो उसमें एंड करेक्शन पढ़ते हैं, इंडेक्स करेक्शन नहीं पढ़ते। इंडेक्स करेक्शन आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करने में यूज होता है, लेंस का फोकल लेंथ में, ऑप्टिकल बेंच पर। क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि कोई पार्टिकल जो है वो 2 पार्टिकल है A और B, मतलब 2 पॉइंट है, सॉरी A और B है ना। 2 पार्टिकल जो है पॉइंट A से स्टार्ट किया मोशन थीटा इक्वल टू π/2 पे, और फिर से मिला थीटा इक्वल टू -π/2 पे। मतलब दोनों का जो मास है वो सेम है और दोनों की वेलोसिटी भी साइमल्टेनियसली सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, दोनों के स्पीड सेम, दोनों का मास सेम, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है, 2 पार्टिकल, दोनों का मास है बाबू m, एक v स्पीड से इधर गया तो दूसरा v स्पीड से इधर गया। मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, A पॉइंट पर आप बोल सकते हैं, अगर इस वाले पार्टिकल का, इसको मान लो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 का अगर मोमेंटम आप चेक करें तो m भी, और दूसरे का भी मोमेंटम चेक करें तो m भी, लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव में तो ये निगेटिव में, तो ये माइनस लगेगा, और माइनस लगेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब π/2 पर एट थीटा इक्वल टू π/2 आपका मोमेंटम होना चाहिए 0।
मतलब π/2 से मोमेंटम जीरो, वहाँ से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। तो π/2 पे देखिए मोमेंटम जीरो नहीं है, गलत। π/2 पे देखिए मोमेंटम जीरो नहीं है, गलत। π/2 पे देखिए मोमेंटम जीरो नहीं है, गलत। π/2 पे देखो मोमेंटम जीरो है, सही है, चौथा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं। बोल रहा है कि दोबारा ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल आकर के बी पे मिला। जैसे बी पे मिलेगा तो एक की वेलोसिटी इधर हो जाएगी तो दूसरी इधर हो जाएगी। फिर से आप जब मोमेंटम निकालने जाइएगा बी पॉइंट पर तो वापस से मोमेंटम जीरो आएगा। मतलब थीटा इक्वल टू -π/2 पर भी आपका मोमेंटम कितना होना है, जीरो होना है। सेकंड को देखने की जरूरत भी नहीं थी, आपका काम फर्स्ट से ही हो जाता, ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो जाता। लेकिन ये क्वेश्चन जितना हम लोग इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं बाबू, इतना आसान आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं होता है। जितना लेंदी क्वेश्चन है नीट वालों को तो इसको पढ़ते पढ़ते 2 मिनट लग जाएगा, और आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल आपको 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये इतना इजी भी नहीं था जितना इजी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया ग्राफ को लेकर के। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है, आप इतना सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बट दिस इज द गुड क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि सॉलिड स्फीयर है बाबू, ये कैपिटल ए, और दूसरा सॉलिड स्फीयर है कैपिटल बी। इसमें इसका जो मास है, इस बड़े वाले सॉलिड स्फीयर का मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर। एक बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ए से पास कर रहा है, ए के सेंटर से, और एक बार बी के सेंटर से पास कर रहा है। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबट्रैक्शन आपसे पूछा। तो देखो ए के अबाउट, जब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा तो सॉलिड स्फीयर का खुद के अबाउट कितना, 2/5 m²। उसके बाद इसका अपने एक्सिस के अबाउट कितना होगा, 2/5 mr², स्मॉल एम सॉरी, 2/5 mr²। क्लियर है, 2/5 mr²। उसके बाद इसी का, जब आप इसी का फाइंड आउट करने जाते हैं, इसका फाइंड आउट करने जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा और स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप बी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा हो तो उसके लिए 2/5 mr² होता है। और ये कैलकुलेट जब करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला कि इन अ सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट यानी कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r³, केपलर्स थर्ड लॉ। तो जो t होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बाबू r⁻³ अगर ये इतना आप सोच पाते तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब पूरे आपके 45 क्वेश्चन में मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो r⁻³ यानी कि ऑप्शन विल बी 3। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। देखो स्टीफन लॉ तो आपने पढ़ा है ना, E बराबर कितना, सिग्मा है ना, A/T⁴। तो सिग्मा का यूनिट जब निकालना होगा तो E/A⁴। ठीक है, तो वो सिग्मा का जो यूनिट है वो निकल के आ जाता है Wm², केल्विन के पावर 4। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, वो भी आप जानते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि लैम्डा इंटू T बराबर B। तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर, इसका यूनिट केल्विन, मीटर केल्विन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट जूल पर मोल केल्विन। इस वाट के जगह पे जूल पर सेकंड लिख सकते हैं आप। जैसे जूल पर सेकंड लिखिएगा, वाट के जगह पे जूल पर सेकंड लिखिएगा, तो ये जूल कैंसिल, ये मीटर कैंसिल हो गया, ये कितना बना लिया k³, ये फिर इसको उड़ा के कर देगा k²। मोल तो आपको काउंटिंग यूनिट है एक तरह से, तो ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। तो बचा कौन, तो बचा भाई साहब नीचे आपका 1 मीटर बचा, तो मीटर के लिए लेंथ ऊपर जाएगा तो l⁻⁻1, 1 सेकंड बचा ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1, 1 केल्विन बचा ऊपर जाएगा तो केल्विन के पावर -2। ये आपका डायमेंशन निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोई फोटोन है और कोई इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास जो एनर्जी है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी जो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये ऑटोमेटिकली जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मूव इन फ्री स्पेस, आपको बोला मोमेंटम का रेशियो, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मोमेंटम का रेशियो।
तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा √2m √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और फोटोन चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा E/c। दोनों कंडीशन में जो एनर्जी है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको जूल बनाने के लिए 20 × 1.6 × 10⁻19 किए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट पुट किए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किए, डिवाइड करोगे आंसर आएगा ऑलमोस्ट 226 के अराउंड। मतलब हम एक रफ फिगर ले लेंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक ये क्वेश्चन जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया, बोल रहा है कि बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो डेफिनेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि अगर किसी मेटल सरफेस पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है और उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है मेटल सरफेस से, तो बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना जो है वो हो गया। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बोला गया कि इफ पावर ऑफ लाइट सोर्स स्टार्स डिक्रीजेज लीनियरली। अब यहाँ समझो कि जो पावर होता है ना, जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की। अगर आपका पावर डिक्रीज किया तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, और इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज। ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू घटती जाएगी टाइम के साथ। और यहाँ तो कांस्टेंट है तो ये ग्राफ गलत, यहाँ भी कांस्टेंट है तो ये भी ग्राफ गलत। अब ये दो ऑप्शन बचा। उसके बाद आपसे बोल रहा है द वेरिएशन ऑन द फोटो करंट, और इसका जो है सो आपको बोल रहा है कि करंट का और पोटेंशियल का ग्राफ खींचिए। तो देखो इसमें मेटल सरफेस चेंज नहीं हुआ, मेटल सरफेस चेंज नहीं हुआ, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं गई। बस पावर सोर्स हम जो है उसका पावर को टाइम के साथ डिक्रीज कर रहे हैं लीनियरली। हमने मेटल सरफेस को चेंज नहीं किया। मेटल सरफेस को चेंज नहीं करेंगे तो उसका वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, और वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? मेटल सरफेस चेंज नहीं हुआ, मेटल चेंज नहीं हुआ तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बाबू ये आपको कांस्टेंट रहना है, ये डिक्रीज विक्रीज नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। देखो करंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपका टाइम के साथ क्या रह गया? कांस्टेंट रह गया। क्लियर है बात? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जीना डायोड है, उस जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है -3 वोल्ट। मतलब जीना डायोड का जो मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज का वो हो जाएगा 3 वोल्ट, और इनपुट वोल्टेज जो है वो -5 वोल्ट, यानी कि इसका भी जो इनपुट वोल्टेज का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल के आ जाएगा 5 वोल्ट। मतलब ये 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है और ये 3 वोल्ट अपना मेंटेन करके रखेगा। जीना डायोड ब्रेकडाउन में है, चूँकि जीना डायोड ब्रेकडाउन में है तो ये अपना वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा, कांस्टेंट करके रखेगा। मतलब बैटरी सप्लाई किया 5 वोल्ट, जीना डायोड 3 वोल्ट खा गया तो इस रेसिस्टेंस को कितना मिला? 2 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट, क्योंकि ए और बी के बीच में जो है रेसिस्टेंस है, तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो है 2 वोल्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इतना सोच लेना एग्जामिनेशन प्रेशर में ये इतना आसान नहीं होता है। क्लियर है? ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पेपर टफ था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें क्या कि ये जो पॉइंट ओ है वो मीडियम क्यू में रखा गया है। 3 मीडियम लिया गया, पी क्यू आर। पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। और ये जो ऑब्जेक्ट ओ है वो इस क्यू के मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से दूरी 5/2 और यहाँ से भी जो डिस्टेंस होगा ये भी 5/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो आप इसको एयर कंसीडर कर सकते हैं। एपरेंट डेप्थ का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्चुअल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब आप एयर से देख रहे हो, पी से देखिएगा, तब एपरेंट डेप्थ है आपका h1, और इसी ऑब्जेक्ट को जब आप आर से देखिएगा तब आपका एपरेंट डेप्थ है h2। तो बोल रहा है मॉड ऑफ h1 - h2 आप फाइंड आउट करिए, यानी कि निगेटिव आंसर तो नहीं आएगा। तो डी एपरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल बाई म्यू। एक्चुअल डेप्थ कितना? पी से देखेंगे तो एक्चुअल डेप्थ है 5/2 डिवाइडेड बाई 1.25 म्यू, 1.25 बाई म्यू। ये जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू जनरली 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पी और क्यू के बीच में रिलेशन में 1.25 और 1। अगर आपको वैल्यू 1 से ज़्यादा चाहिए तो 1.25 में 1 से डिवाइड करो, 1.25 डिवाइडेड बाई 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए 1 मैंने नहीं लिखा। डिवाइड करिएगा तो h1 आ गया 2 सेंटीमीटर। जब आप r से देखते हैं
तब भी आपका एक्चुअल डेप्थ है 5/2, तो 5/2। इस बार आपको म्यू सेट करना है, तो इस बार 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 और 1.5। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा चाहिए तो बड़ी क्वांटिटी ऊपर होनी चाहिए, छोटी क्वांटिटी नीचे, इसीलिए म्यू की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई 1.25, और जब कैलकुलेट करेगा तो वैल्यू निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब जब आप इस ऑब्जेक्ट ओ को पी से देखें तब आपका एपरेंट डेप्थ h1 आया 2 सेंटीमीटर, और r से देखें तब आपका एपरेंट डेप्थ h2 आया 3 सेंटीमीटर। तो मॉड ऑफ h1 माइनस h2 निकल के आ गया आपको 1 सेंटीमीटर, एंड दैट इज वाई द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल डायोड है आपको, D1 D2 D3, और इस तरह से कनेक्टेड है। आपको बोल रहा है कि तीनों का जो डिप्लेशन रीजन है W1 W2 W3, इसके बारे में कमेंट करिए। तो देखो D2 जो है ये अनबायस्ड, इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब अनबायस्ड है तो इसका जो डिप्लेशन रीजन होगा W2 वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अनबायस्ड कंडीशन में डिप्लेशन रीजन चेंज नहीं होता है। फॉरवर्ड कंडीशन में डिप्लेशन रीजन धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन होल्स मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे डिप्लेशन रीजन पतला होने लगता है। मतलब यहाँ पर ये जो बैटरी का प्लस है ये माइनस है, तो बैटरी चाहेगा कि करंट इस डायरेक्शन में जाए। मान लेते हैं कि बैटरी करंट आपको I दिया, यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I1, बैटरी भी करंट इधर भेजना चाहता है और डायोड भी इधर भेजना चाहता है। फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट में धीरे धीरे डिप्लेशन रीजन पतला होता चला जाएगा। मतलब W1 हो जाएगा मिनिमम, W2 जस का तस रहेगा, और ये तो रिवर्स बायसिंग, इसमें करंट का ही फ्लो नहीं होगा। रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन रीजन और मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो W3 हो जाएगा मैक्सिमम। तो आंसर हो जाएगा बाबू W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1, यानी कि ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। अब जो क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपको पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बोला, 2 लेंस है, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट से जो गैप दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है बात? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ना। तो यहाँ से देखते हैं बाबू, लेंस 1 के लिए मैंने सॉल्व करके इसलिए रखा था कि जो GB है ना फ़ोन का, मैं फ़ोन से शूट करता हूँ, वो कैमरे से नहीं है मेरे पास, और ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो टाइम लगता है। तो इसलिए जो वीडियो सॉल्यूशन है आपका वो 2 पार्ट में मैं लोड करने वाला हूँ। और आज एग्जामिनेशन में हम लोग सुबह ही निकल गए थे, सुबह 6 बजे ही 2-3 बच्चों को सेंटर तक छोड़ा, फिर जो है सो वापस आए, है ना, तो टाइम लगा। ठीक है, शाम तक रुके, फिर सबको ले करके आना पड़ा, और भर दिन धूप में इधर से उधर घूमने में टाइम अच्छा खासा गया, और हेल्थ भी थोड़ी डाउन हो गई, थोड़ा फीवरिश टाइप लगने लगा, पूरा गला वला भारी भी लग रहा है। ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सॉल्यूशन अपलोड करना कंपलसरी था, तो मैंने सॉल्यूशन अपलोड करने को चूज़ किया, और सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं। 2 पार्ट में सॉल्यूशन अपलोड होगा, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे करके जो भी होगा। ठीक है ना, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बाबू, और कैमरे से शूट होता नहीं, फ़ोन से शूट होता है। एक बार में जो आधे घंटे की वीडियो होती है वो 4-4 GB की चली जाती है। ठीक है, तो वो अपलोड तो खैर हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लिख के रखता हूँ, ताकि थोड़ा कम टाइम लगे, थोड़ा GB कम लगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो सके और काम आसानी से हो सके। ये मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, जो सच है मैंने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। लेंस L1 के लिए अगर हम देखें तो ये कॉन्वेक्स लेंस है बाबू। कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में जो फार्मूला लगेगा, लेंस फार्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर होता तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। U1 आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट लेंस से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में तो -30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है 10 सेंटीमीटर, गिवन है ऑलरेडी। यहाँ +10 -10 ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा था, +10 मैग्नीफिकेशन भी क्वेश्चन में गिवन है -1/2। यूज़ करके आप V1 फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि इमेज का पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। +15 कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके कारण जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो इधर कहीं पर जाके +15, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गैप है वो +15 है। तो इसके लिए कितना होगा? तो इसके लिए तो इतना ही ना बचेगा। ये अगर 15 है तो ये तो 12 होगा, क्योंकि ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा इसमें से। समझ रहे बात को? तो ये जो इमेज बना, फर्स्ट जो इमेज बना I1, ये I1 इमेज इसके लिए लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इमेज डिस्टेंस हो गया +12। क्यों +12? क्योंकि ये कॉन्केव लेंस के राइट साइड है, तो पॉजिटिव साइड है, इसलिए +12। फोकल लेंथ इसका -10 दे रखा है। कैलकुलेशन करिएगा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाओ, और यहाँ से -60 आया। -60 कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इमेज बना
वो कॉन्केव लेंस से लेफ्ट साइड में बना 60 सेंटीमीटर पे, इसलिए हम ऑप्शन टिक करके रखें 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस, मतलब राइट चॉइस विल बी ऑप्शन नंबर 3।